हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आपसे कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर हो जाता है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग शिक्षण सूत्रों के बारे में जानेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में जानेंगे, भ्रमण क्या होता है, भ्रमण क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। यानी इन सभी चीजों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे सीरीज की तरफ, जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं वो करते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन, उसके बाद अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन, उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट आपका कौन सा हो जाता है, तो शिक्षण अधिगम। तो शिक्षण अधिगम का मतलब क्या होता है भाई? अधिगम का मतलब सीखना होता है, लर्निंग होता है। क्या होता है? सीखना। और जब तक आपको पता नहीं होगा कि अधिगम का मतलब क्या है, अब क्वेश्चन में आ गया अधिगम, तो अब आप सोच रहे हैं ये होता क्या है? और बहुत ही इजी भाई, सीखना, लर्निंग। इस तरह से आप लर्निंग, इस तरह से आप याद करिए। ठीक है, तो हमें आखिर सीखना कैसे है, लर्निंग कैसे करनी है, इन सभी चीजों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो हमें सीखना है या हमें बच्चों को सिखाना है? तो भाई अभी तो हम सीख रहे हैं, यानी कि जैसे आप सीख रहे हो, आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो आपको ये सीखना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है। उसके बाद बच्चों को ये चीज बतानी रहेगी कि हाँ इस तरह से आप पढ़ें, उनका मिजाज जानकर, क्या उनकी उस वक्त उनका क्या मन कर रहा है उस तरह से आप पढ़ाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों को मारना, डांटना, आंख दिखाना कुछ भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी आप उनको डांट भी नहीं सकते हैं, ये चीज तो आप लोगों को पता है ना। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अब आप कहोगे कि मैम बच्चों को डांटेंगे नहीं, तो बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं, बच्चों को हम पढ़ाएंगे कैसे? तो बिल्कुल बच्चे तो शरारत करने के लिए ही बने हुए हैं और वो गलतियां भी करेंगे। गलती क्यों करेंगे? क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य गलती जरूर करता है। प्लस छोटे बच्चे होते हैं तो वो गलतियां भी करेंगे प्लस शरारत भी करेंगे। तो आपको उनका मिजाज देखना है, किस तरह से बच्चा सीखने का इच्छुक है, किस तरह से बच्चा सीख सकता है। अब ये चीज तो आपको पहचाननी रहेगी, है ना। तो जब आप उसको बच्चे को क्या करेंगे, खेल खेल में शिक्षा देंगे, तो बच्चा क्या होगा, शिक्षा की तरफ बढ़ेगा, है ना। भाई मार से भी बच्चे को डराया जा सकता है, लेकिन कितना मार, एक दिन आप मारेंगे तो वो ये सोचेगा कि हाँ मुझे मारा, नहीं मार खाना चाहिए। दूसरे दिन आपने उसको मारा तो उसने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, ये मार ही तो लेंगे और मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। होता नहीं, कुछ बच्चे ढीठ भी हो जाते हैं। तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए जो वो ढीठ भी ना बने, प्लस क्या हो, उनको ज्ञान भी हो, वो आगे बढ़े भी। क्योंकि भाई आज का जो बच्चा है वो कल का भावी नागरिक है, और अगर भावी नागरिक आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो इसलिए हमें बच्चे का नेचर जानना होता है। फिर उसका क्या होता है, जैसे नेचर जानने का मतलब ये होता है भाई निदान करना होता है कि इसमें क्या कमी है और कैसे बच्चा सीख सकता है, ये सब चीजें। और बच्चे को किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो ये उपचार हो जाता है ना। तो चलते हैं, आज का जो पॉइंट है उसको पहले देखते हैं। आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, ये होता क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री ये जो आप पढ़ाते हैं बच्चे को, और आपको जिन जिन मटेरियल की जरूरत पड़ती है पढ़ाने में, आप ऐसे सिंपल भाषा में समझ ले कि जिन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो क्या होती है, वो सामग्री हो जाती है। कौन सी हो जाती है? टीएलएम, टीचर लर्निंग मटेरियल हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री आया है, तो श्रव्य का मतलब होता है सुनना, यानी जिससे हम सुनकर ज्ञान दे सके बच्चों को, या वो सुनकर ज्ञान ले सके, तो यानी क्या है, वो श्रव्य सामग्री है। दृश्य सामग्री जो देखकर बच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके, वो कौन सी है, तो वो दृश्य सामग्री है। और श्रव्य दृश्य एक में मिला दे, एक में ये हो जाता है, तो कौन सी हो जाती है, जिसको सुने भी, जिसको देखे भी, और देख कर और सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है बच्चा, तो वो क्या हो जाता है, तो वो श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं कि श्रव्य सामग्री में कौन आता है, दृश्य सामग्री में कौन आता है, और श्रव्य दृश्य सामग्री में कौन आता है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको रेडियो दे दिया, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक रेडियो है, एक टेलीविजन है और एक आपका मोबाइल हो गया, और एक इनमें से कोई नहीं। अब इसमें पूछ लिया श्रव्य सामग्री कौन सी है।
अब आप कंफ्यूज कि श्रव्य होता क्या है। जब आपको पता ही नहीं तो आप रेडियो पे टिक करेंगे या मोबाइल पे टिक करेंगे या टेलीविजन पे टिक करेंगे, कोई नहीं, मतलब आप तो सिर्फ तुक्का मारेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तुक्का मारने के लिए तो हम लोग यहाँ पे नहीं इकट्ठा हुए हैं ना भाई। आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ तुक्का मारने के लिए तो नहीं, चीजों को इक्वेट करने के लिए, चीजों को सही करने के लिए और एग्जाम में सही से लिखने के लिए, सही से फोकस करने के लिए। तो समझते हैं सबसे पहले जो श्रव्य सामग्री हो जाती है, श से देखिए श्रव्य और सा से सुनना, ऐसे याद करें, क्योंकि ज्यादातर हम चीजों को आपको ऐसे ही बताते हैं कि जिससे आपको पहले वर्ड से चीजें याद भी हो जाए, यानी ट्रिक वाइज चीजें याद भी हो जाए और कभी भूले भी ना। तो श्रव्य मतलब सुनना, और अगर उर्दू में बात करें तो आपका समई जराई हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने उर्दू भी ले रखा होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें जितने लोग हैं सबने संस्कृत, कुछ लोगों ने संस्कृत भी ले रखी होगी, कुछ लोगों ने इंग्लिश भी ले रखी होगी, और इंग्लिश तो आपका सेकंड सेमेस्टर में हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। कुछ लोगों ने क्या उर्दू भी ले रखी होगी और कुछ लोगों ने संस्कृत भी ले रखी होगी, ठीक है ना। और इंग्लिश तो सभी को चलानी रहेगी आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। तो श्रव्य मतलब सुनना, और समई जराई यानी सुनना, वो भी सा से समई, सा से श्रव्य, सा से सुनना, सब सा से। तो इसमें ये होता है जैसे आपका रेडियो हो जाता है। तो रेडियो क्या है, आप रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें चीजों को देख नहीं सकते। अब जब देख नहीं सकते तो ये श्रव्य हो जाता है, ठीक है, ये श्रव्य सामग्री में आ जाता है। फिर उसके बाद आपका दृश्य आ जाता है, दृश्य। तो दृश्य का मतलब होता है दा से दृश्य और दा से देखना, दा से दृश्य और दा से देखकर या देखना। और अगर उर्दू में बात करें तो बसरी समा, समई जराई और बसरी समा। तो इस तरह से आपको हो जाता है। तो श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। तो देखना यानी हम जो देख कर जिस चीज से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आपकी नोटबुक हो जाती है भाई, नोटबुक आपकी जो है क्या है, वो बोल तो नहीं रही है ना, वो आप देख के उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बुक आपकी हो जाती है, आप क्या है, देख के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे नहीं होते तो आप ये ब्लैक बोर्ड तो खुद से नहीं बोल रहा है ना, तो ये ब्लैक बोर्ड आपने देखा सिर्फ, तो इस पे लिखा हुआ आपको दिखेगा, ब्लैक बोर्ड खुद नहीं बोलेगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, दृश्य, यानी देख कर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब आ जाए श्रव्य दृश्य सामग्री पर, श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है। तो इसको अगर उर्दू में बात करें तो समई बसरी जराई, है ना। और वैसे सुनना और देखना, यानी सुनकर और देखकर प्राप्त करने वाली जो चीजें हैं। तो आप मोबाइल है, जैसे आपके पास मोबाइल है, तो आप क्लास कैसे ज्वाइन कर रहे हो भाई, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, तो ये क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती है ना। और जैसे आपका टीवी हो जाता है, टेलीविजन, है ना, कंप्यूटर हो जाता है, तो इसमें आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो ये क्या हो जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाता है ना। और हम टीएलएम की अगर बात कर ले तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं इस पेंसिल, तो ये भी है, डस्टर है, चौक है, तो ये सभी चीजें क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री है। ब्लैक बोर्ड, तख्त सिया, जिसको श्यामपट हिंदी में और आपका उर्दू में हो जाता है तख्त सिया, है ना। और ब्लैक बोर्ड तो आप जानते ही है ना। तो इसके बाद ये चीजें हो गई आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री को हमने देख लिया। उसके बाद है खेल विधि। भाई खेल विधि तो बहुत ही बेस्ट विधि होती है, क्यों, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, तो बच्चा बड़ा ही अच्छे ढंग से शिक्षा को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि बच्चे को सिर्फ खिलाए ही, खेल ही खिलाए, हाँ, लेकिन मिस यूज ना, कहते नहीं कि किसी भी चीज का मिस यूज ना करे, अच्छे से उसको यूज करें तो चीजें हमारे लिए फायदेमंद बनती है। और ऐसे तो अगर आप सोचो तो जल भी, जो आपका पानी हो जाता है, ये भी फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। अगर इसको आपने नहीं पिया तो आपकी डेथ हो सकती है। अरे ऊपर वाले ना करे, आपकी नहीं, मतलब किसी की भी, हमारी, हम अपने पे ले रहे हैं। अगर जल है हमने नहीं पिया तो हमारी डेथ हो सकती है। और अगर ज्यादा जल में हम मान लीजिए डूब गए, ज्यादा जल है और वहां पे हम डूब गए तब भी, यानी कम है तब भी मरते और ज्यादा है तब भी मरते। तो हर एक चीज सीमित मात्रा में अच्छी होती है। तो यही चीज कह रहे हैं यहाँ पे। हमने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि बच्चों को खेल खेल के में शिक्षा बहुत लोग कहते हैं, जिन लोगों ने जैसे ये चीजें या ये जो डिप्लोमा आप ले रहे हो ये नहीं, जिन लोगों ने ले रखा है
तो वो लोग क्या कहते हैं कि आप बच्चों को खेल खेल में भी शिक्षा दी जा सकती है, बच्चों को तो बिगाड़ने वाली बात हो जाती है। अरे नहीं भाई, बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा बोर नहीं होता है। जितना अच्छा परिवेश आप बच्चे को देंगे, जितना अच्छा वातावरण आप बच्चे को देंगे, बच्चा उतना ही ज्यादा सीखता है। ये कहने की बातें होती है कि बच्चा छड़ी से सुधरता है, बच्चा डांट से सुधरता है, कभी नहीं। अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है तो आप अगर बच्चे को प्यार से समझाएंगे, उसको अपने पास बिठाएंगे, तो वो बच्चा क्या होगा, सबसे बेस्ट बच्चा होगा। और अगर आप उसको डराएंगे, धमकाएंगे, डांट के हर वक्त आप उससे बात करेंगे, तो बच्चा कभी भी आपका नहीं हो पाएगा, है ना। आपका नहीं हो पाएगा मतलब ये होता है कि बच्चा आप पर विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि ये तो हर वक्त हमें डांटा ही करते हैं, आपसे डरेगा, आपसे खौफ खाएगा। तो यही सेम कंडीशन विद्यालय में भी होती है, जो बच्चा होता है और शिक्षक, बच्चे और शिक्षक के बीच में। और शिक्षक को होना कैसा चाहिए, तो माली के समान, कि माली को ये पता होता है कि हमें पौधे को कब पानी देना है, कब खाद देनी है, कितनी खाद देनी है ना। वो ये नहीं कहता है कि माली ये नहीं कहता कि तुम खिलो या ना खिलो, ऐसा तो नहीं है ना। वो अपने गार्डन में होते हैं फूल ना, तो वो अपने ही तरीके से, वो तो भाई गॉड गिफ्टेड है, वो अपने ही तरीके से खिलेंगे, अपने ही तरीके से बड़े होंगे, बट भी अपने ही तरीके से आएगी, उसमें वृद्धि भी अपने ही तरीके से होगी। लेकिन माली का काम होता है उसकी देखभाल करना। तो आप जो शिक्षक हैं भाई, आज नहीं है तो कल शिक्षक ही बनने के लिए इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो आप माली हैं और बच्चा क्या है, फूल है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। यानी हम यहाँ पे थे खेल विधि, तो खेल विधि बहुत ही बेस्ट विधि मानी जाती है, बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद भ्रमण, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जाते हैं जो बच्चा भ्रमण से अच्छे से वो सीख सकता है। जैसे भूगोल है, ठीक है, जैसे इतिहास है, तो अगर आप ऐतिहासिक चीजें यानी ऐतिहासिक चीजें आप बच्चे को लेके जाएं, जैसे ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, आप बच्चे को आगरा लेके जाएं, फिर वहाँ ताजमहल दिखाएं। देखिए, दो क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो गए। ताजमहल कहाँ है, तो बच्चा कहेगा हम आगरा गए थे, वहीं ताजमहल देखा था। अब ताजमहल का रंग कैसा है, सफेद संगमरमर से बना, यानी वो सफेद है। वो बात अलग की है, पीलापन पड़ गया है तो वो सफेद ही। वो तो इसमें जो इतनी धूल मिट्टी इसके वजह से पर्यावरण प्रदूषण है इतना, तो वो बात अलग की है, लेकिन है तो वो सफेद संगमरमर से बना हुआ। और भी बहुत सी चीजें जो आप वहां पे जाके उसके अंदर जाएंगे तो आप बताएंगे कि किसने बनवाया है, कितना टाइम लगा था बनवाने में, ये सभी चीजें। तो बच्चा ये सभी चीजें जानेगा। अब उसके माइंड में क्या होगा, वो चीजें सेट हो जाएंगी, और जब चीजें सेट हो जाएंगी तो बच्चे का जो वो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। यानी वो वहां पे, स्थायी का मतलब ये नहीं कि वहां पे रुक गया, रुकने का मतलब नहीं, माइंड में सेट हो गया वो चीज। कभी भी आप पूछ लेंगे कि ताजमहल कहाँ है, तो आगरा गए थे, आगरा ही में तो है। या आप दिल्ली बच्चे को ले गए घुमाने के लिए, भाई स्कूल ट्रिप होते हैं, तो दिल्ली में लाल किला आपने दिखाया है ना, तो बच्चे ने जान लिया कि दिल्ली में है लाल किला। किस रंग का बना है, लाल बलुई पत्थर से बना है ना। और आपने वहां पे घुमाया, हर एक चीज आपने दिखाई, तो वो समझ गया हाँ लाल किले में ये चीजें हैं, और किसने बनवाया, ये सभी चीजें बच्चा समझ गया। तो यानी भ्रमण विधि कितनी बेस्ट विधि हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र जो आपके हो जाते हैं वो हो जाते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, और इसमें पूर्ण से अंश की ओर, और हो जाते हैं सरल से कठिन की ओर। आज हम इसे इतने पे ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जितने सूत्र हैं उन पर डिस्कस करेंगे, और कौन इसके जनक है इन पर सब पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज सिर्फ इतने ही चीजों पर डिस्कस करेंगे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर। तो यानी जो चीज हमें ज्ञात है, यानी जो चीज हम जानते हैं, और उसके बाद अज्ञात जो चीज नहीं जानते, यानी बच्चे को हमें कैसे सिखाना है कि बच्चा जो चीज जान रहा है उससे हम उन चीजों को जोड़ेंगे। जो चीज बच्चा नहीं जान रहा है तो उसको क्या होगा, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्यों, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी है, ठीक है, जैसे उसको बच्चे को क्या ज्ञात है, जैसे आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो अपने स्टार्टिंग जैसे की, तो बच्चे को नाम तो अपना पता ही होता है। आप अपने घर का एड्रेस बताएं, घर का एड्रेस भी बता दिया, ठीक है। तो आप किस जिला में रहते हैं, आप
बच्चे को देखिए, आपने उसका नाम पूछा, उसके मोहल्ले का नाम पूछा, बच्चे ने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब बच्चे से आप पूछ रहे हैं आप किस जिला में रहते हैं। अब बच्चे को ये नहीं आ रहा, लेकिन दो चीजें आ रही थी। अब आप बच्चे को ये चीज बता दें कि आप इस जिले में रहते हैं, यानी उसको जो ज्ञात था उससे आपने अज्ञात को जोड़ दिया, है ना। या आप कोई और ऐसा एग्जाम्पल ले ले कि जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई वर्क किया, ठीक है, तो जैसे उसको छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सभी चीजें आती है। चलिए यहाँ पे रहने जिला थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हालांकि ज्यादा नहीं, अभी बच्चे को ये सब तो चीजें आनी ही चाहिए। तो बच्चे को आपने बच्चे से पूछा कोई भी चीज, मान लीजिए कि आपने कहा कि अच्छा बताओ कि छोटा बड़ा आ से ज्ञान तक सब आपको आता है, तो हाँ आता है। पाई मात्रा आपको आते हैं, आते हैं। बड़ा की मात्रा बताओ, तो बच्चे ने कहा बड़ा की मात्रा ये है, ठीक है। बच्चे से बताओ छोटी की मात्रा क्या है, तो बच्चे ने बता दिया छोटी की मात्रा ये है। बड़ी की मात्रा कौन सी है, तो बच्चे ने बताया बड़ी की मात्रा ये है, ठीक है भाई, आपको ये आता है। अब आप लिखो किसान कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चे को देखिए पाई मात्रा भी पता है, छोटा बड़ा यानी आ से ज्ञान तक भी पता है, लेकिन उसको जोड़ना चीजें नहीं आ रहा है कि किसान हम लिखे कैसे, उसको ये नहीं आ रहा है। काम में छुट्टी की मात्रा, हालांकि उसको पाई मात्रों का ज्ञान है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है, एक में जोड़ नहीं पा रहा है। तो आपने किसान उसको लिख के दिखाया, जब लिख के बताया समझाया तो बच्चे ने समझा और उसने सीखा। यानी जो ये ज्ञान था, यानी छोटा से ज्ञान तक उसको आ रहा था, छोटा से ज्ञान तक आ रहा था, पाई मात्रे आ रहे थे, लेकिन पाई मात्रे और जो स्वर जो व्यंजन है उनको स्वर में जोड़ना नहीं आ रहा था, तो आपने बच्चे को बता दिया। तो ये आपका हो जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद एक हो जाता है सरल से कठिन की ओर। बच्चे को आप पहले सरल चीजें, जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा पर्वत उठाना है, मान लीजिए सपोज थोड़ी देर के लिए, चलिए पर्वत की बात नहीं करते, बड़ा पत्थर उठाना है, वो तो खैर वहां पे हंसना था। बड़ा पत्थर उठाना है तो कैसे आप उठाएंगे। बच्चा इतना बड़ा पत्थर क्या उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। उससे आप पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद उससे बड़ा, फिर आप ये इस पत्थर को उठाने को कहें तो बच्चा उठा लेगा। ऐसा नहीं बच्चा यहाँ पे है और आप उससे इस पत्थर को उठाने के लिए कहें तो वो नहीं उठा पाएगा। तो इसीलिए आप क्या करें, पहले सरल चीजें, फिर हल्की सी कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, और फिर चीजें जैसे जैसे उसका क्लास आगे बढ़े वैसे वैसे आप उसको चीजें। अब ऐसा तो है नहीं कक्षा 2 का बच्चा हाई स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, उसके सिलेबस को टच कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। या उसको 2 और 2 4, 2 प्लस 2 4 ना बताकर आप उससे बॉड मास का नियम पूछ ले, तो ऐसा तो नहीं है बच्चा ही कर पाएगा। लेकिन हाँ, आप पहले उसको गिनती सिखाएंगे, फिर उसके बाद 2 और 2 4, 1 और 1 2, 3 और 3 6, ऐसे करके आप सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे करके वो चीजें सीखता जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि वो बोर्ड मास भी कर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाता है। और उसके बाद आपका पूर्ण से अंश की ओर एक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पूर्ण, अब कोई चीज पूरी है, अब बच्चे ने देखा कि हाँ ये चीज पूरी है, अब अंश की तरफ उसको कैसे लेके जाएं, तो पूरी साइकिल आपने उसको दिखाई। तो बच्चे ने कहा यहाँ पे छोटी सी साइकिल बना देते हैं ऐसे ही, है ना। तो ये बच्चे ने क्या कहा, ये साइकिल है, अब ये पहिया हो जाता है, ये यहाँ पे हैंडल हो जाता है, ये सभी चीजें यहाँ पे स्टैंड हो जाता है, बच्चे को नहीं ज्ञात है। तो आपने उसको पूरी साइकिल के बारे में मालूम है, मतलब ये साइकिल होती है ना, लेकिन उसको ये नहीं पता इसके ये पुर्जे जो हैं या अलग अलग इसके जो पार्ट्स हैं इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो आप उसको इसके बारे में ज्ञान देंगे, है ना। जैसे आपने बच्चे को पौधा दिखाया, पेड़ दिखाया, तो अब उसको ये नहीं पता ये जड़ है, ये तना है, ये शाखा है, ये फूल है, ये फल है, ये पत्ती है, उसको ये नहीं, लेकिन हाँ ये है एक पेड़ है, एक पेड़ जो है बच्चे ने पेड़ देखा, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता है यहाँ पे जड़ है और इसको तना कहते हैं, नहीं पता है। लेकिन आपने बच्चे को क्या करके सिखाया, बच्चे को आपने सिखाया, तो ऐसे बच्चा सीखेगा। तो सूत्र किस लिए है भाई, सूत्र इसीलिए तो है कि भाई शिक्षा को जितनी आसान तरीके से आप बच्चे को समझा पाए। और देखिए पढ़ाते सब है, पढ़ते सब है, लेकिन पढ़ने वालों में भी कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं और पढ़ाने वालों में भी कुछ ही लोग सक्सेस हो पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि तरीके होते हैं। तो यही चीज तो है, सूत्र का मतलब ये होता है ये तरीके हैं। तो
तो जितने अच्छे तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जितने अच्छे तरीके से आप बच्चों को समझाएंगे, उतने ही अच्छे तरीके से उसको समझ में आएगा। और रटन पद्धति तो बिल्कुल मना है, क्योंकि बच्चे ने रट लिया, उसको ये नहीं पता है कि हम रट क्या रहे हैं। वही वाली बात, आपने 3 इडियट देखा है और बाकी नहीं कहेंगे, आप तो समझ ही चुके होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग समझदार हैं। तो सिर्फ रटन पद्धति पे ना जाइए, रटन पद्धति पे ना हाथ जाए, ना बच्चों को ले जाए, और बच्चों को जितना हो सके सूत्रों के माध्यम से, मतलब वो सूत्र नहीं कि जो रटाने वाले सूत्र होते हैं, सूत्र ये कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को सिखाएं, है ना, सरल से कठिन की ओर सिखाएं। ऐसा तो नहीं कठिन से सरल की ओर आप तो नहीं सिखा सकते कि पहले बच्चे को आपने बड़ा पत्थर उठाने के लिए कह दिया, बाद में आपने छोटा। अरे छोटा तो वो उठा ही लेगा जब बड़ा उठा, लेकिन पहले आप छोटा पत्थर उठवाइए, उसके बाद बड़े पे आइए, है ना। तो ये सभी चीजें हैं, और जितने सूत्र बचे हुए हैं इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीरीज की तरफ चलते हैं और सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर राइट हो जाता है वो प्राथमिक स्तर हो जाता है। बहुश्रेणी शिक्षण क्या होता है, इसमें 2 क्लास के बच्चों को एक साथ में पढ़ाना रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका मॉनिटर की रहती है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाता है प्राथमिक स्तर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निदानात्मक परीक्षण क्या है। तो या परीक्षण का अर्थ बताएं, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ बताएं। तो सबसे पहले निदानात्मक के बारे में समझ लेते हैं। निदानात्मक यानी किसी चीज़ की पहले जांच करना। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपकी जांच होती है। जैसा मान लीजिए कि ऊपर वाला ना करे कि कभी आपकी ऐसी हालत हो या तबीयत ख़राब हो, लेकिन खैर शरीर पाकर तो सभी के साथ ऐसा होता है। क्या हमारे साथ, क्या आपके साथ? फीवर तो नॉर्मल बात है, वो आ ही जाता है। कभी मौसम ठंडा है, कभी गर्म है, तो इस तरह से फीवर आ जाता है, हेड पेन होने लगता है, ये सब चीज़ें तो खैर नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ ऐसे ही वो उठा के मेडिसिन नहीं दे देता है। वो क्या करता है, डॉक्टर पहले जांच करता है कि भाई आपकी फीवर है तो ये किस लिए है, ऐसा तो नहीं है मलेरिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो फिर जब जांच कर लेता है, तो जब वो जांच करने के बाद वो आपको दवा देता है, तो जो जांच की जाती है उसको निदानात्मक यानी डायग्नोस्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस निदानात्मक परीक्षण अर्थ है, क्या अर्थ है, बालकों की त्रुटियां, कमजोरियों का पता लगाना। तो बिल्कुल बात सही है कि भाई जो कमजोरी है उसका पता लगाया, उसके बाद उपचार किया। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है भाई, क्यों किया जाता है? प्रेरणा देने के लिए या कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। भाई अभी हमने बताया निदान क्यों किया जाता है, क्योंकि आप में प्रॉब्लम है, मान लीजिए ब्लड की कमी है, तो उन डॉक्टर को पता हो गया कि ब्लड की कमी है, यानी जांच कर ली, तो और अब ब्लड चढ़ाएंगे, तो वो कमजोरी को दूर करने के लिए ही तो ऐसा करेंगे ना। तो यानी कमजोरी दूर करना। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, उपरोक्त सभी। तो बालक का मानसिक विकास और बालक का शारीरिक विकास, ठीक है, ये अलग अलग चीजें हो गई। और बालक का सर्वांगीण विकास, तो भाई दोनों चीजें मिल गई, और भी बहुत सारा विकास। तो यानी इससे बेस्ट आंसर नहीं आपको मिल सकता। क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है, तो क्या है? प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, ये सभी। तो भाई ये सभी विधियां हो जाती हैं। क्यों क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि? क्योंकि प्रोजेक्ट विधि जब बच्चों को आप देंगे कि कोई भी टॉपिक एक देंगे तो इससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें भाई सोचेंगे, तर्क शक्ति लगाएंगे, यही तो सब करेंगे ना। तो ये बहुत बेस्ट हो जाती है। फिर उसके बाद किंडरगार्टन विधि हो जाती है। तो बच्चों को क्या है कि खेल का बगीचा समझा जाता है और बच्चों को माली के रूप में आपको देखना रहता है। और खेल विधि, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, तो बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं और बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। तो यानी ये सभी हो जाते हैं। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, तो बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में, बाल केंद्रित शिक्षण में, सहगामी शिक्षण में। तो बहुकक्षा शिक्षण में हो जाता है, क्योंकि बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है, 2 क्लास के बच्चों को एक साथ में पढ़ाना, और उसमें अध्यापक का साथ कौन देता है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बहुकक्षा शिक्षण में छात्रों में प्रशिक्षण के में विकसित किया जाता है, तो कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व, ज्ञान। तो इसमें आपका हो जाता है कौशल,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज, स्टैनफोर्ड विलियम विद्यालय, जैन UNCERT, तो आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय हो जाता है। क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी? तो 1920, 1952, 1970 और 1982। कब की थी? तो 1970 आपका हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। इसका कथन है, यानी किसका कथन है? अलेन का, क्लार्क का, ब्राउन का, रायबर्न का, तो क्लार्क हो जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षक विद्यार्थियों पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए। कितने कौशल बताए? तो 7 कौशल बताए। पाठ योजना यानी लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण और व्याख्या। तो प्रस्तावना प्रश्न हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, अर्ध श्रृंखलाबद्धता से। तो पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? जो पिछला ज्ञान है। भाई बच्चों को जो कुछ तो आता होगा ना, जो पिछला ज्ञान है उससे आपको जोड़ना है नए ज्ञान को, तो पूर्व ज्ञान हो जाता है। अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का मतलब ही क्या होता है? सीखना या लर्निंग। लर्निंग आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो लर्निंग हो जाता है। इसमें क्या है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ना होकर सीखना हो जाता है। बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अपव्यय का, अवरोधन का, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार की कमी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाते हैं। भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अपव्यय, अवरोधन। अपव्यय और अवरोधन का मतलब आप जानते हैं, या तो बच्चा जैसे 1 साल का एक टाइम होता है ना एक क्लास में, तो बच्चा पहले क्लास छोड़, यानी क्लास नहीं, विद्यालय छोड़ के चला गया, या 1 से ज़्यादा वर्षों तक क्लास में रहा, तो ये अपव्यय और अवरोधन हो जाता है। और शिक्षा का गिरता स्तर और शिक्षा में गुणात्मक सुधार की कमी है ना, तो ये हो जाता है आपका। और इसमें उपरोक्त सभी, तो ये राइट आंसर हो जाता है। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है अपव्यय तथा अवरोधन शिक्षा में। ये तो हो गया। न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि यही राइट आंसर है। न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? तो अधिगम बढ़ाने हेतु, प्रत्येक स्तर के लिए अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, विद्यालय सुधार हेतु। तो अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु हो जाता है। शिक्षण सामग्री का अर्थ उसे समस्त सामग्री से ही जो शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। कथन है E.C. डेंटा, P.N. रॉय, थॉमसन, जोहान्सबर्ग। तो E.C. डेंटा हो जाता है, यानी हो जाते हैं, यानी ऑप्शन राइट है। ठीक है। जब छात्र टॉक और चॉक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है। अब एक हंसने वाली बात हो जाती है यहाँ पे कि जब छात्र टॉक और चॉक से ना समझे तो क्या करो? उसे डांट लगाओ, है ना। लेकिन डांट आप लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों को डांटना, मारना, आंख दिखाना, गुस्सा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं। हंसना तो बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा बहुत हंस भी लिया कीजिए। तो जब छात्र टॉक और चॉक से नहीं समझते तो क्या करना होता है? सहायक सामग्री से समझाना होता है। सहायक सामग्री जैसे आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती हैं, ये सब चीज़ें, मतलब बच्चों को इंटरेस्ट भी आए और बच्चे इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीखें, समझें और बोरिंग भी अपने आप को महसूस ना करें। और ये भी ना करें कि यार ये टाइम पीरियड नहीं कट रहा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम है, इतने टाइम में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। बच्चे क्या होते हैं? बोर होने लगते हैं। वो सोचते हैं किसी तरह से जल्दी से बेल लगे और हम अपने घर को भागें, है ना। लेकिन जब आप अच्छे से उनको समझाएंगे, पढ़ाएंगे और इंटरेस्टिंग क्लास बनाएंगे तो बच्चे का मन लगेगा। मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? तो भाई भूगोल के लिए होता है ना। हिंदी, इतिहास, नागरिक शास्त्र इनके लिए तो नहीं होता है, भूगोल के लिए होता है। और उद्घोषणाओं, भाषाओं, विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है। पुस्तकालय, संग्रहालय, टेप रिकॉर्डर, रेडियो। तो इसमें रेडियो हो जाता है, यानी टेप रिकॉर्डर हो जाता है। कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता किसने लगाया? तो चार्ल्स बुश, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स हॉकिंस, चार्ल्स बेबेज। तो आपको पता है चार्ल्स बेबेज।
भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961, 1971, 1951, 1975। तो इसमें आपका 1961 हो जाता है, 92 नंबर का जो आपका हो जाता है। इसमें देखिए एक चीज़ आपका है, यहाँ पे 1961 दिए हुए हैं, आ ऑप्शन आपका राइट माना गया है। ठीक है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इस पर रोशनी क्या डालनी है और क्यों डालनी है। तो यहाँ पे समझिए कि 1951 और 1952, यानी 1952 में हुआ, और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है 52, लेकिन एक ऑप्शन हमें मिला है 51। जब इस तरह का कहीं पे आ जाता है, जैसे 3 4 हैं और कहीं पे आंसर 4 है और 3 वहाँ पे लिखा है, नज़दीकी जो सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे हम टिक फिर कर देंगे, है ना। तो 1951 ना हो के 1952 है, और 52 ऑप्शन में है नहीं, तो 51 माना जाएगा। ठीक है, तो आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप, पहली बात तो विश्वास कीजिए, दूसरी बात इतना विश्वास भी किसी पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आप भी गूगल ज़रूर क्या कीजिए जब ऐसे कोई डाउट वाले क्वेश्चंस हुआ करें। उसके बाद है, वो शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया। तो आसुवेल, डेनियल डेविस, क्वींस और जॉन रेट्स। तो डेनियल डेविस हो जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ, तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ, 1981, 1975, 1985, 1877। तो 1877 हो जाता है। विज्ञान किट में उसे कितनी वस्तुओं को शामिल किया है, तो 110, 85, 105 या 80, तो आपका हो जाता है 110। विद्यार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, तो आपका हो जाता है पुस्तकों द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, कक्षा के वातावरण द्वारा, पत्रिकाओं द्वारा। तो इसमें आपका हो जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। और श्रव्य दृश्य सामग्री कहते किसको है, जिस के द्वारा, देखिए पहले तो होती है श्रव्य सामग्री, इसको समझ लेते हैं। पहले कौन सी होती है, तो श्रव्य सामग्री, यानी जिसको हम सिर्फ सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। दृश्य सामग्री, जिसको हम देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसको ये दोनों एक में मिला दे, तो जिसको हम सुने भी और देखें भी और ज्ञान प्राप्त करें। तो श्रव्य में रेडियो हो जाता है। दृश्य में जैसे आपकी बुक हो जाती है, भाई बुक है, आप उसको पढ़ रहे हो, वो बोल तो नहीं रही है, या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ रहे हो, वो बोल तो नहीं रहा है, या आपका कोई चार्ट है तो आप उसको देख रहे हो, वो बोल तो नहीं रहा है, तो ये आपका दृश्य में हो जाता है। जैसे मोबाइल हो गया, तो आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो जब क्लास को आप अटेंड कर रहे हो तो ऐसा भाई है कि आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो और ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री में आ जाता है। कंप्यूटर में आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम कहाँ पे थे, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री। भाई बच्चों को आप ही कह दो भाई टीवी चला दो, तो बच्चे कितना खुश हो जाएंगे। आप ज्ञानप्रद उसमें कहानियाँ लगा दो, कार्टून लगा दो, वो शिक्षाप्रद हो, है ना, कविताएं लगा दो, चुटकुले लगा दो, तो बच्चे क्या कहेंगे, अरे वाह मज़ा आ गया, और वो शिक्षा ले रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण। अरे भाई बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास, और जब सर्वांगीण हमको मिलना तो इससे बेस्ट आंसर तो हमें नहीं मिल सकता है ना। और सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। कैसे होता है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा की विकास, ये सभी हो जाता है। भाई सहायक सामग्री से हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो भाई सहायक शिक्षक सामग्री द्वारा बालक का विकास कहते हो, मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, भाषा का भी विकास होता है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, संप्रेषण के घटक है प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाते हैं। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो इसमें देखिए रेडियो आपका, इसका आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते, लेकिन चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर, इसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो जो सही है वो गलत हो जाएंगे और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, तो भ्रमण क्या होता है, भ्रमण यानी घूमना, है ना।
उसमें शैक्षिक उद्देश्य का प्रगणन का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपरोक्त सभी भाई उपरोक्त सभी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि हो जाता है। तो इसमें आपका बा ऑप्शन खेल गतिविधि प्रविधि, इससे अच्छा आंसर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि शिक्षक को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी हो जाती है? तो खेल प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, ये आपकी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार बताएं। तो प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी आपको उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाता है। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। कथन के शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो पहले देखिए, पिछला ज्ञान है और उससे आपने नया ज्ञान जोड़ दिया। जब आपने नया ज्ञान जोड़ दिया तो वो कौन सा बन जाएगा कि भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें हमें पता है और उससे हमने क्या जोड़ी, जो नहीं पता है उससे हमने जोड़ ली। तो पूर्व ज्ञान से हमने क्या किया, नए ज्ञान को जोड़ लिया, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ पे देखिए टिक कर देते हैं ऑप्शन। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनके सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कथन है रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का, आर.के. शर्मा का। तो रेमंड का हो जाता है। और प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों हो जाता है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिससे सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कथन किसका है? गिलफोर्ड का, स्किनर का, रेमंड का, भाटिया का। तो रेमंड का हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा और अच्छा भी ज़रूर लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपको क्या करना रहेगा? सब्सक्राइब करना रहेगा। और लाइक तो आप लोग बिना कहे ही कर देते हैं, और हो सके तो अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अपनी फैमिली बढ़ेगी, और जितनी फैमिली बढ़ेगी उतना ही हम मजबूत होंगे, और जब मजबूत होंगे तो और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।